नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर होंगे। दोस्तों, आप सभी को सर्वविदित की चैनल के माध्यम से हमने एक श्रृंखला प्रारंभ करी है। चंद्रवंश का इतिहास को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसी कड़ी में जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ वो आत्मचंद्र के हम बारे में या फिर कहें इंद्रचंद्र के हम बारे में बात करेंगे। इंद्रचंद्र का जो शासनकाल माना जाता है वो आपके 758 से 778 के ईसा पूर्व में ये माना जाता है। और अगर हम देखें इंद्रचंद्र को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको आत्मचंद्र को समझना होगा, उसके पश्चात तब जाके आप थोड़ा सा इंद्रचंद्र के संबंध में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जब मैं आत्मचंद्र की बात करता हूं तो सोमचंद्र का जो उत्तराधिकारी के रूप में कहें, उसके बाद जो उत्तराधिकारी जो बना वो कत्यूरी रानी से उत्पन्न जो पुत्र था, अगर मैं बात करूं तो आत्मचंद्र था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए आत्मचंद्र के नाम से उसे जाना जाता है। आत्मचंद्र ने, अगर मैं कहूँ दोस्तों आपसे, 20 वर्षों तक उसने शासनकाल किया। और जब 20 वर्ष का जब इसका शासनकाल पूर्ण हुआ तो उसके बाद पूर्णचंद्र गद्दी पर बैठा। याद रखिएगा कि इंद्रचंद्र के बाद आपका आत्मचंद्र के बाद कौन बैठा, अगर मैं बात करूं तो पूर्णचंद्र क्या हुआ, गद्दी पे बैठा। और पूर्णचंद्र के पश्चात अगर मैं कहूँ गद्दी पर जो बैठने वाला जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं, वो इंद्रचंद्र वो गद्दी पे बैठा। अगर मैं इंद्रचंद्र के बारे में बात करूं तो उसके संबंध में अगर मैं कहूँ एडकिंसन महोदय थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक पर लिखा है कि उन्होंने कहा था कि यार जो इंद्रचंद्र था वो रेशम उत्पादन की अगर मैं बात करूं और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य अपने राज्य में इसने शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा चंद्र शासक था जिसने अपना राज्य में जो अगर मैं कहूँ रेशमी उत्पादन की बात करूं या कपड़ों की बात करूं तो इसी ने ही ये शुरुआत करी थी। इसीलिए उसने मैदानी क्षेत्र से जितने भी जो रेशम के बुनकर थे, जिन्हें पटवार कहा जाता है, तो उनको बुलाया। और उनको जब बुलाया तो उसने यहाँ पर रेशम का व्यापार बहुत शानदार तरीके से किया। और साथ अगर मैं कहूँ तो चीन से भी दैत्य संबंध इसने स्थापित करे। चीन के साथ भी इसने बहुत अच्छे इसके ताल्लुकात रहे। और रेशम व्यापार में अगर कहें तो चंद्र राज्य की कहीं ना कहीं श्री लक्ष्मी की अगर मैं बात करूँ, अगर कहें कहीं ना कहीं धन वर्षा जब हुई तो ये इंद्रचंद्र की। अब देखिए, इंद्रचंद्र को बहुत घमंडी राजा ये था, कहा जाता है कि इंद्रचंद्र बहुत ज़्यादा क्या था, घमंडी था। इसने अपने आप में बहुत ज़्यादा इसका ईगो था और जो स्वयं को इंद्र के समान मानता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा चंद्रवंश का वह कौन सा शासक है जो इंद्र के समान अपने आप को मानता है। तो आपको पता होना चाहिए इंद्र के समान जो मानता है वो कोई और नहीं, आपके इंद्रचंद्र अपने आप को इंद्र के समान मानता है। इंद्रचंद्र ने अगर कहें तो इस क्षेत्र में अगर कहूँ कुमाऊं क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, रेशम के उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का भी कार्य इसी के समय में प्रारंभ हुआ और रेशम का कारखाना स्थापित किया और अंग्रेजी शासनकाल तक ये चलता रहा। देखिए, अगर आप देखो 758 से 778 का ये शासनकाल रहा और इस समय में इसने इस जो कारोबार था या कहे जो जिस तरीके से इसने रेशम का उत्पाद या उसका व्यापार जिस तरीके से करा वो लंबे तक कालांतर तक कहें अंग्रेजी शासन तक ये कारोबार चलता रहा। रेशम के उत्पादन और व्यापार से चंद्र वंश की अगर मैं बात करूं, चंद्र राज्य की आय में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके राज्य में कहीं ना कहीं श्री गणेश या कहें लक्ष्मी की वृद्धि हुई और इसके जो राजकोष थे वो भी कहीं ना कहीं धन्य से परिपूर्ण हुआ भर गए थे। अब रेशम के जो बुनने का कार्य पटवे एक करते थे। याद रखिएगा, ये रेशम इनको अगर हम कहें इनको रेशम के बुनकर इनको कहा जाता है। ये कुछ रेशम को सफ़ेद रख कर बाकी को ये रंग देते थे। देखिए, जैसे रेशम को अलग अलग रंगों के वो फॉर्म में हम देखते हैं तो ये लोग क्या करते थे, जो बुनकर होते थे वो रेशम का जो वास्तविक जो फॉर्म होता है जिस कलर का वो होता है तो उसको उसी फॉर्म में वो रखते थे, सभी तरह करके वो बाकी को क्या करते रंग देते। रंगते समय कोई झूठी खबर रंग में फैलाते थे और पटवे उन्हें कहा जाता है। झूठी खबर नगर में फैलाते थे। देखिए, रंग करते समय कोई झूठी खबर नगर में फैलाते थे, पटवे कहते थे उनको, ठीक है, कि झूठी खबर फैलाने से रेशम का रंग पक्का व सुंदर होता है। देखिए, को ये क्या कहा जाता था कि नगर में फैला जाता था। जैसे हम कहते हैं ना कि यार आईफोन है, आईफोन में ये फीचर है। हम क्या आजकल अगर हम देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हम कहें जितने भी
न्यूज़ चैनल की एडवर्टाइज के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसकी खूबियों को कहीं ना कहीं कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको बताते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए ये खबर फैलाई जाती थी कि भैया उसमें बहुत अच्छी तरीके से होता है, ये वाला कलर अच्छा होता है, इससे तो और ज़्यादा लाइफ लॉन्ग ये रहती है। तो इस तरीके से झूठी खबर नगर में फैलाई जाती थी, पटवे उनको कहते थे। और झूठी खबर फैलाने के लिए रेशम का रंग पक्का और सुंदर होता है, इस तरीके से कहा जाता है। अब आपको बता दूं कि चंपावती नगर में झूठी खबर जो फैलती थी उसे पट रंग वाली ये कहा जाता था। देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि चंद्रवंश में जो चंपावती नगर में जो झूठी खबर फैलती थी उसे क्या कहते थे, हैं जो फैलाते थे उसे क्या कहते थे, पट रंग वाली उसे कहा करते थे। याद रखिए पट रंग वाली किसे कहा जाता था, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके राज्य में सोंग जांग गोंगपो की रानी जो 7वीं शताब्दी में रेशम के कीड़ों को चीन से लाई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये रेशम के कीड़े कौन लाया था, क्वेश्चन बनेगा इस राज्य में अगर सोंग जांग गांगपो की रानी थी, वो 7वीं शताब्दी में रेशम के कीड़ों को चीन से यहाँ लाई थी, याद रखिएगा। और अगर हम कहें इंद्र चंद्र की, जब हम बात करें इंद्र चंद्र के बाद के शासक संसार चंद्र हो गया, सुधा चंद्र हो गया, हरिचंद्र है, वीणा चंद्र थे। अब थोड़ा सा मैं आपको इंद्र चंद्र के बारे में और बता देता हूँ, जो कि आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड वो छूटे ना। देखिए इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनिएगा या नोट डाउन करें। काचुल देव की बात करते हैं तो काचुल देव के अगर मैं बात करूं 1223 के जो अभिलेख हैं उसमें 10 मांडलिक राजाओं की भी कहीं ना कहीं हमें सूची देखने को मिलती है। उस 10 राजाओं की अगर बात करें तो उसमें श्री विनय चंद्र हो गए, विद्याचंद्र हो गए के नाम से चंद्रवंश में जो जिनकी अधिकता रही या कहें जिन्होंने उसमें शासन का उनका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और बहुत से वास्ते की बात करें या ताम्र पत्रों में मोहन थापा और मांडलिक राजाओं का भी कहीं ना कहीं हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसमें ये हुआ। तो अगर हम बात करें, अगर हम बेसिकली ऊपर सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बीना चंद के पश्चात 40 से 45 वर्षों के अंतराल में अगर हम मैं बात करूं तो चंद्रवंश में 3 शाखाएं काचुल देव के अधीन ये उस समय हुआ करती थी। और चंदू की अगर मुख्य शाखा का जो नेतृत्व किया था चंद्रदेव के नेतृत्व में ये आगे बढ़ी। और शांतदेव विरुद्ध का प्रयोग जो कत्यूरी परंपरा में ये रहा। तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ज़्यादा इससे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएंगे। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने रख दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।